चैप्टर नंबर 19 के सेकेंड लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्फा बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अल्फा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, बीटा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब जो मैं लेक्चर में बात करूंगा वो है इनकी इक्वेशंस। इनकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। इक्वेशन बनाने से पहले आप तमाम लोग के सामने स्क्रीन के ऊपर एक एलिमेंट नज़र आ रहा है और ये एलिमेंट है मेरे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस और इसका नाम लिखा हुआ है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के साथ यू लिखा हुआ है, यू के साथ 92 और 238 लिखा हुआ है। ये जो यू है ये यू शो कर रहा है यूरेनियम को। जैसा आप कहते हैं ना C612, ये सी कार्बन को शो करता है। ये केमिस्ट्री में लिखने का तरीका होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को आप लिखते हो तो ये कार्बन को लिखने का तरीका है। कार्बन को आप सी से लिखते हो, मैंने लिखा यूरेनियम, और यूरेनियम को आप लिखते कैसे हो, यू से लिखते हो। अब ये पिंक कलर और येलो कलर से क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बेटा ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर शो कर रहा है न्यूट्रॉन को। ये पिंक कलर नजर आ रहा है, ये पिंक कलर यहाँ पे शो कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। यानी ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है ना, आप देखो गौर से, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में मुझे प्रोटॉन नजर आ रहे हैं और मुझे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, क्योंकि होते ही न्यूक्लियस में दो चीजें, या तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन। दोनों मिला के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। सवाल ये सर कितने प्रोटॉन होंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो लेक्चर में आज के मैं यही से स्टार्ट करूंगा, कैसे हमें पता चलेगा। तो इस बात को समझने के लिए मैंने एक एलिमेंट लिखा, मैंने लिखा यूरेनियम 92 और ऊपर लिखा मेरे पास क्या 238, इस तरीके से लिखा हुआ। अब आप और से देखिए, आपके पास जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 92, ये नीचे लिखा हुआ नंबर ये क्या कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा बेटा कि 92 जो नीचे लिखा हुआ है ये हमेशा आपके पास कहलाता है चार्ज नंबर। यानी जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये नंबर कहलाएगा मेरे पास क्या, चार्ज नंबर। जबकि जो एलिमेंट में ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, जो नंबर आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये नंबर कहलाएगा मेरे पास कौन, मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट में नीचे लिखा हुआ नंबर कहलाएगा चार्ज नंबर और ऊपर लिखा हुआ नंबर कहलाएगा मेरे पास क्या, मास नंबर। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, हमें चार्ज नंबर ही पहचानना आ गया, हमें मास नंबर भी पहचानना आ गया। अच्छा, चार्ज नंबर का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा चार्ज नंबर का मतलब मैं आपको बताऊं, चार्ज नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। चार्ज नंबर का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया चार्ज नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इस एलिमेंट के अंदर, इस यूरेनियम 92 टू 38 के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि 92 एक चार्ज नंबर है और यही चार्ज नंबर कहलाता है मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो 92 है। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, सर इसके अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो कितनी है, 92 है। यानी जो चार्ज नंबर होता है वही कहलाता है मेरे पास क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। अब आप सोचोगे सर ये मास नंबर क्या कहलाता है, ये भी मैं आपको बताऊं। बेटा मास नंबर कहलाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है ये कहलाता है मेरे पास कौन, मास नंबर कहलाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे कौन मिलेगा, मास नंबर मिलेगा। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि बेटा मैंने प्रोटॉन तो निकाल के दिखा दिया, मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं। भाई मैंने प्रोटॉन तो निकाल के दिखा दिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे क्या बताओ न्यूट्रॉन कितने। तो आप बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना, आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है मेरे पास क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो बराबर होता है किसके, 238 के बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर के बराबर है और मास नंबर 238 दिया हुआ है। बेटा सोच के जवाब दो, क्या प्रोटॉन की तादाद आपको पता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर स्क्रीन पे नजर तो आ रहा है, प्रोटॉन की तादाद है मेरे पास कितनी, 92। मुझे चाहिए कौन, मुझे चाहिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जगह पे मैंने n लिख दिया, इस इक्वल टू 238। मैंने इस 92 को कहा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आप लेफ्ट साइड पे चले जाइए, ये 92 राइट साइड पे, सॉरी 92 को बोला आप राइट साइड पे चले जाइए। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 238 में से अगर मैं 92 को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 146। यानी जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन की तादाद हो गई 196 न्यूट्रॉन। तो अब आप देखिए, आपको मैंने थोड़ी सी बार रिकॉल कराई, किसी भी एलिमेंट को देख के अब आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। और ये बात भी याद रखना, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो कहलाता है चार्ज नंबर और जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो कहलाता है मेरे पास कौन, मास नंबर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद निकालना आ गई होगी।
ओके, इस बात को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे और अब मैं इक्वेशंस आपको बनाना सिखाऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बड़े तरीके से समझनी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा की इक्वेशन बनाना सीखनी है। मैं इक्वेशन बनाने के लिए आगे बढ़ा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का नंबर आपको नजर आ रहा है सर, इस न्यूक्लियस का नंबर है 92 और यू यहाँ पे शो कर रहा है किसको, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये यू है मेरे पास कौन, यूरेनियम है। अच्छा, अब इसका नाम मैंने रखा कि भाई आप है मेरे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है कि ये रेडिएशन इमिट करेगा। आपने पढ़ा था ना वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो आपके पास कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और वो रेडिएशन इमिट करते हैं जिसको आप रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अच्छा, फिर ये कलर्स को बता रहा है कि भाई ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर शो कर रहा है न्यूट्रॉन को, ये पिंक कलर है, ये पिंक कलर शो कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। अब ये जो न्यूक्लियस नजर आ रहा था, ये न्यूक्लियस है तो सही, लेकिन ये न्यूक्लियस मेरे पास अनस्टेबल है। ये न्यूक्लियस कैसा है, अनस्टेबल, और ये चाह रहा है कि अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए। ये जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस असल में अनस्टेबल है, और ये चाह रहा है कि यार ये अनस्टेबल से क्या हो जाए, स्टेबल। अब देखो, ये आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आ रहा होगा, ये अनस्टेबल है और चाह रहा है कि अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। स्टेबल करने के लिए इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट किया। भाई रेडिएशन इमिट करेगा ना कुछ, और रेडिएशन तीन तरह की होती है, या तो अल्फा होता है, या तो बीटा होता है, या फिर क्या होता है, गामा होता है। मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया कि यार ये क्या इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। क्या इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। आप बोलेंगे चले सर हमने आपकी बात मान ली, ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। बेटा याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता था, अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल कहलाता है मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस। आप बोलेंगे सर अरे हाँ सर हमें याद आया, अल्फा पार्टिकल कहलाता है हमारे पास क्या, हीलियम न्यूक्लियस कहलाता है। अगर यही बात सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोच रहे। अब हीलियम न्यूक्लियस जैसे ही मैंने लिखा तो आप बोलेंगे सर अरे सर एक और बात हमें याद आ गई, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है कि दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आप तमाम लोग याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात मैंने आपको बताई, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, और हीलियम न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल देगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस का मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। जरा गौर से देखिएगा, ये देखो आपको कलर से यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी करूँ बेटा। ये देखो पिंक कलर से देखो, ये कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये प्रोटॉन उसने दिए, दो प्रोटॉन दिए। न्यूट्रॉन कितने दिए, तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन भी इसने कितने दिए, दो न्यूट्रॉन दिए। तो जरा गौर से देखो, दो प्रोटॉन मिल गए, दो न्यूट्रॉन मिल गए, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का मतलब अल्फा पार्टिकल मिल गया। तो मैंने इसको कहा कि यार तुम हो मेरे पास कौन, अल्फा पार्टिकल। भाई इसने अल्फा पार्टिकल क्यों इमिट किया, तो आप बोलेंगे सर सुने सर, ये जो यूरेनियम 92-38 था ये अनस्टेबल था, और ये चाह रहा था अनस्टेबल से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ क्या इमिट करनी थी, रेडिएशन इमिट करनी थी। इसने जो रेडिएशन इमिट करी वो इमिट कौन सी करी, अल्फा पार्टिकल इमिट करी। जबकि ये, मैंने इसका नाम भी लिख दिया कि भाई ये मुझे इसने जो इमिट किया वो क्या इमिट किया, अल्फा पार्टिकल इमिट किया, और इसको लिख के दिखाया। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम को लिखते हैं He से, नीचे हो जाएगा 2, क्योंकि याद है ना नीचे वाला नंबर शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नीचे वाला नंबर किसको शो करता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर नीचे वाला नंबर शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर वाला जो नंबर होता है ये शो करता है किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो शो करेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देख लो नीचे मैंने 2 लिख दिया, यस सर नीचे प्रोटॉन की दो है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करने के बाद 4 है, तो मैंने ऊपर 4 लिख दिया। अच्छा, जबकि ये मुझे न्यूक्लियस नजर आ रहा। अब इस न्यूक्लियस को जरा गौर से देखो, ये न्यूक्लियस है मेरे पास यूरेनियम 92-238, इसमें से मैंने हीलियम निकाल लिया, इसमें से मैंने हीलियम निकाल लिया। जैसे आपके पास एक बॉक्स था, एक बॉक्स आपके पास था, इसके अंदर बॉल्स रखी हुई थी।
ओके, इसके अंदर बॉल्स की तादाद आपको नजर आ रही होगी, 11 बॉल्स नजर आ रही है, सही है ना। इसके बाद 11 बॉल्स थी, इन 11 में से आपने 3 को बाहर निकाल लिया। इन 11 में से आपने कितनी बॉल्स को बाहर निकाल लिया, 3 बॉल्स को बाहर निकाल लिया। अंदर कितनी बच जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर अंदर क्योंकि 11 थी, आपने 3 को बाहर निकाल लिया, अब ये 11 नहीं रहेंगी, बल्कि 11 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये कितनी बच जाएंगी, 8 बच जाएंगी, क्योंकि आपने 3 को बाहर निकाल लिया ना। अब ये 8 बच जाएंगी, यानी आपने 3 को बाहर निकाल लिया, मैंने डॉटेड करके लगा दिया। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने बाहर निकाल लिया, तो अब वहाँ पे हमारे पास 8 बच गई। अच्छा जी सर, आप समझाना क्या चाह रहे थे। बेटा यहाँ पे भी तो देखो, आपने नीचे से 2 प्रोटॉन निकाल लिए, भाई इस न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन निकाल लिए, यानी नीचे आपने 2 लिख दिया। अब देखो ये 92 थोड़ी रहेगा, आपने 92 में से तो 2 निकाल लिए ना, तो 2 निकालने के बाद ये 92 के बजाय आप बोलेंगे सर अब ये 92 नहीं रहेगा, बल्कि 92 के बजाय क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिखा कि यार अब ये जो एलिमेंट होगा, ये U 92 के बजाय क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर सही है। अच्छा ऊपर से क्या माइनस करूंगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर लिखा हुआ था 4, आप इस 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 238 नहीं रहेगा, बल्कि 238 में से आप क्या माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे। नीचे से आपने 2 माइनस किया, ऊपर से आपने क्या माइनस किया, 4 माइनस किया, तो सर ये बन जाएगा मेरे पास 234। अब ये मेरे पास नया एलिमेंट आ गया, जिसको मैंने बोला कि भाई तुम नए न्यूक्लियस हो। इस न्यूक्लियस को मैंने नाम रखा कि भाई आप नए न्यूक्लियस हैं, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो गई, आप कहलाएंगे मेरे पास न्यू न्यूक्लियस। और ये न्यू न्यूक्लियस को मैंने TH से लिख दिया। अब TH क्यों लिखा, भाई अब इसकी शक्ल चेंज हो गई ना। पहले ये 92 था, अगर 92 है तो यूरेनियम कहला रहा था, और अगर ये 90 हुआ तो ये TH यानी थैलियम कहलाएगा। जैसे अब मैं आप सोच रहे होंगे सर चेंज क्यों हुआ, आप हमें सबूत दीजिए, मैं आपको सबूत भी देता हूँ। बेटा आपने कार्बन के बारे में पढ़ा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप C6 और ऊपर 12 लिखते हो। जबकि नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब आप देखो एक नंबर का फर्क पड़ा ना, अगर नंबर 6 है तो कार्बन कहलाता है, और नंबर 7 है तो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन कहलाता है। यानी यही तो एक एक नंबर चेंज होने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होने से, तादाद चेंज होने से ये एलिमेंट चेंज हो जाता है। यानी कार्बन अलग चीज है, नाइट्रोजन अलग चीज है, एक ही नंबर तो चेंज हुआ। आप बोलेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई, ये 92 से क्योंकि 90 हो गया, इसलिए आपने यूरेनियम के बजाय इसका नाम रख दिया कि सर ये TH है, और TH का मतलब क्या हो गया, थैलियम हो गया। अच्छा जी, इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं हम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुआ तो आपने चेंजिंग वगैरह करके दिखाई है। अब सवाल क्या आएगा हमारे पास, ये रहा सवाल, डिस्क्राइब द चेंजेस इन पैरेंट न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन। यानी अल्फा बीटा गामा इमिशन की इक्वेशंस आपको बना के दिखानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इक्वेशन बनाना शुरू किया, जरा इक्वेशन को गौर से देखिएगा, इक्वेशन समझ में आ गई ना तो मेरी बात भी बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x a और z, मतलब एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ तो मैंने u इस्तेमाल किया ना, u का मतलब यूरेनियम था। अब ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, होता है ना, आप कोई लिखना चाह रहे हो, आप लिखते थे XYZ, आप कभी लेटर वगैरह लिखते थे कि लेटर में लिख देते थे XYZ, और स्टूडेंट करके लिखते थे कि टू द प्रिंसिपल, और करते करते लास्ट में लिख देते थे XYZ। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स एलिमेंट ले लिया, ये एक्स एलिमेंट का मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। इस एलिमेंट को मैंने बोल दिया कौन सा न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। यानी कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, उस कोई से भी एलिमेंट को मैंने बोल दिया पेरेंट न्यूक्लियस। और याद है पेरेंट न्यूक्लियस में नीचे जो लिखा हुआ है Z, ये Z क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे सर याद है ये Z कहलाता है हमारे पास कौन सा नंबर, चार्ज नंबर, और A कहलाता है हमारे पास कौन सा नंबर, मास नंबर कहलाता है। यस सर याद है, हमें 4 नंबर कहलाता है Z नीचे वाला, और ऊपर वाला कहलाता है मास नंबर। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये लिखा हुआ है मेरे पास अल्फा पार्टिकल। ये लिखा हुआ है कौन, अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है। कैसे पहचाना, सर लिखा हुआ तो है हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस ही तो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अच्छा जी सर, ये क्या लिख दिया, तो आप देखो ना, जब ये चेंज होगा अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, तो याद है ना एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो मैंने x से इसको क्या कर दिया, मैंने इसको x से कर दिया y।
क्योंकि एलिमेंट चेंज होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है, एक्स से चेंज होगा और ये वाई बन जाएगा। दोबारा से अपनी बात को मैं रिपीट कर दूं तो मैंने क्या बात करी, बेटा आपके पास कोई एलिमेंट था, मैंने इस एलिमेंट को बोला भाई तुम एक एलिमेंट हो जिसका नाम है एक्स, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, मैंने उस एलिमेंट का नाम रख दिया एक्स। फिर जब रेडियो एक्टिव डीके होगा ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एक्स से ये चेंज हो जाएगा और वाई बन जाएगा। जैसे यहाँ चेंज हुआ ना, यहाँ पहले यूरेनियम था, यूरेनियम से बाद में बन गया ये थैलियम, चेंज हो गया, तो इसीलिए आप अलग अलग नाम हो गए, तो मैंने इसको एक्स के बजाय किससे लिख दिया, वाई से लिख दिया। अच्छा अब देखो याद करो, आपने नीचे से 2 को -2 निकाल दिया, 2 प्रोटॉन निकाल लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसी ने इमिट किया था ना इस पेरेंट न्यूक्लियस ने, तो इसीलिए आप देखो मैंने नीचे से 2 को माइनस किया हुआ है, यानी Z में से 2 को माइनस किया, जबकि ऊपर वाले में से मैंने माइनस किसको किया, 4 को माइनस किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इमिट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी और 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इक्वेशन में से माइनस करके दिखाया। लास्ट बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट समझने वाली था कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं, लेक्चर काफ़ी लेंदी होता जाएगा, आपको बातें समझनी है सारी। अच्छा नीचे वाला जो चीज़ कहलाती है ये कहलाता है मेरे पास चार्ज नंबर, ऊपर वाला जो नंबर लिखा है ये कहलाएगा मेरे पास कौन सा नंबर, मास नंबर। मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा, चार्ज नंबर बढ़ा या चार्ज नंबर कम हुआ, तो आप बोलेंगे सर अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज नंबर कम हुआ, और चार्ज नंबर कम होने का मतलब है कि चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ। अच्छा मुझे बताओ मास नंबर के साथ क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर जब वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो मास नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा सर कितने से डिक्रीज होगा, कितने फैक्टर से, तो आप बोलेंगे सर दोनों में 2 का फर्क आएगा, यानी चार्ज नंबर में भी डिक्रीज आएगा 2 का, और मास नंबर में भी डिक्रीज आएगा कितना, मास नंबर में डिक्रीज आएगा 4 का, यानी चार्ज नंबर में से डिक्रीज करोगे 2, मास नंबर में से डिक्रीज करोगे आप क्या, 4 डिक्रीज करोगे। ये जो न्यूक्लियस लिखा था मैंने, इस न्यूक्लियस का नाम लिख के दिखाया कि भाई ये जो न्यूक्लियस है मेरे पास कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियस, जो पहला वाला न्यूक्लियस है ये कहलाएगा पेरेंट, जो बाद वाला न्यूक्लियस है जो बाद में हासिल हुआ, इस बाद वाले न्यूक्लियस को आप बोल देंगे कौन सा न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, और जबकि लास्ट में ही नजर आ रहा था आपको कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल नजर आ रहा था। अब इसको अल्फाज की सूरत में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बेटा अल्फाज पढ़ना, अल्फाज समझ में आ गया ना, ये बात बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अल्फाज में आपके पास लिखा, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है इट्स चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2, क्योंकि नीचे वाला नंबर चार्ज नंबर होता है ना, तो चार्ज नंबर में कितने का चेंज आ रहा है आप जरा देखो, चार्ज नंबर में डिक्रीज आ रहा है 2 का, क्योंकि नीचे वाला नंबर चार्ज नंबर है, तो आपने लिखा चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2। ऊपर वाला नंबर कहलाता है मेरे पास, ऊपर वाला नंबर कहलाता है मास नंबर, तो मास नंबर में कितना फर्क हुआ, तो आपने लिख के दिखाया मास नंबर डिक्रीज बाय 4। अब पेपर के लिए ना आपको सिर्फ इतनी बात याद करनी है, नीचे वाला पार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट जो है ना मैंने आपको समझाया, ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये आपको सिर्फ मैंने बात समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आए। लेकिन पेपर के लिए जो आपको याद करना है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल की हेडिंग याद करोगे, ये 2 लाइनें याद करोगे और ये इक्वेशन को याद करोगे, जबकि नीचे वाली चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर का पार्ट नहीं है और ना ये आपको नोट्स में बनी हुई नजर आएगी डायग्राम, ये आपको समझाने के लिए मैंने खुद अपने पास ड्रॉ करी थी ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ अल्फा पार्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्फा पार्टिकल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बीटा पार्टिकल की तरफ, बीटा पार्टिकल की तरफ जाएंगे। बीटा पार्टिकल को समझने से पहले मैं फिर डायग्राम में आपको बताऊं, बेटा ये ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रहा है न्यूट्रॉन को, पिंक कलर शो कर रहा है किसको, प्रोटॉन को शो कर रहा है। मेरे पास एक एलिमेंट नज़र आ रहा, ये एलिमेंट है C614। C614 का मतलब सर ये C क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये C है मेरे पास कार्बन, सी मेरे पास क्या है, कार्बन है। अच्छा कार्बन का भी जो एलिमेंट नजर आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है 6, ऊपर लिखा हुआ है 14। 6 का मतलब होता है 6 इसमें प्रोटॉन मौजूद है, सही ना, और ऊपर 14 का मतलब है कि 14 इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है। अब 6 प्रोटॉन है या नहीं तो आप चेक कर लो, ये देखो 1
2 3 4 5 और ये पीछे एक छोटा सा नजर आ रहा है 6। तो कितने प्रोटॉन नजर आ रहे हैं आपको? 6 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये इस कार्बन को शो कर रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। फिर मेरे पास C614 है, इसमें ये भी अनस्टेबल था। ये जो नज़र आ रहा है ये अनस्टेबल है। ये चाहेगा अपने आप को अनस्टेबल से क्या करना? स्टेबल करना। ये जो नज़र आ रहा था ये अनस्टेबल था, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होकर ज़रा देखिएगा कन्वर्जन क्या हुई। दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अब ज़रा फ़र्क देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये फ़र्क आपने पहचान लिया ना, आप बता सकते हो मुझे दोनों डायग्राम में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए ज़रा डायग्राम में मुझे बताइए, दोनों डायग्राम में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। आप बोलेंगे सर अरे सर फर्क ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया, यानी ये वाला जो था ये न्यूट्रॉन, जो पहले न्यूट्रॉन था बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? बाद में कन्वर्ट हो गया किस में? प्रोटॉन में। यानी न्यूट्रॉन की इटसेल्फ इंटरचेंजिंग हुई और वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। भाई डायग्राम में आप गौर से देख लो, यही फर्क आपको नजर आ रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर फर्क तो हमें यही नजर आता आ रहा है कि यार ये जो एक न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट किस में हो गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ साथ अब वो क्या इमिट करेगा, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो, अब वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ किस में? प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। आप बोलेंगे हाँ सर यही हुआ। भाई पहले ये नंबर लिखा हुआ था C614। आप बोलेंगे हाँ सर यही था C614। बेटा नीचे वाला जो नंबर है, ये नीचे वाला नंबर कहलाता है मेरे पास क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला नंबर कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा एक बात पे गौर करो, जब ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल से जब ये स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के लिए एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट किस में हो गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे बताओ प्रोटॉन का इजाफा हुआ या प्रोटॉन की कमी हुई? आप बोलेंगे सर अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, प्रोटॉन में इजाफा हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया। और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है सर अब ये 6 नहीं रहे, बल्कि अब ये क्या बन गए? 7 बन गए। भाई अब 6 थोड़ी रहे, 6 से कितने हो गए? 7 हो गए। कैसे हुए 6 से 7? सर इसलिए हुए क्योंकि एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ ना, और नीचे वाला नंबर तो किसको शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसी है, लेकिन अब ये कार्बन भी नहीं रहेगा, बल्कि कार्बन से क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन बन जाएगा। क्योंकि आपको बताया था ना, एक एक का अगर डिफरेंस होता है तो एलिमेंट चेंज होते रहते हैं। यानी ये कार्बन कन्वर्ट किस में हो गया? नाइट्रोजन में। जब कन्वर्ट हुआ तो साथ साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, और ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है मेरे पास क्या? बीटा पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा पार्टिकल। अब इसके अल्फाज जरा देखेंगे, मैंने हेडिंग लगाई बीटा पार्टिकल। अब इक्वेशन को भी मैं बेटा समझाऊंगा, बड़ी आसान सी बात है आपके लिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल बातें नहीं है, सब आपके लिए आसान है। आप देखो बीटा पार्टिकल कब इमिट करेगा, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये असल बात है। सर जब इमिट करेगा जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट किस में होगा? प्रोटॉन में। कभी भी न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वो बीटा पार्टिकल को क्या करेगा? इमिट करेगा। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। ये इसकी इक्वेशन नजर आ रही। आप देखो पहले यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था 6, बाद में नंबर हो गया यहाँ पे नीचे क्या? 7। तो मुझे बताओ नंबर का इजाफा हुआ या नंबर में कमी हुई? तो आप बोलेंगे सर इस नंबर में इजाफा हुआ, और नंबर में इजाफा होने का मतलब ये जो नंबर होता है वो क्या होता है? चार्ज नंबर। तो चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ या चार्ज नंबर इंक्रीज हुआ? चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ है, चार्ज नंबर इंक्रीज हुआ? मुझे इसकी भी आपसे बात करनी है। चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ है, चार्ज नंबर इंक्रीज हुआ, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ सर चार्ज नंबर तो इंक्रीज हुआ है। अच्छा जी, चार्ज नंबर इंक्रीज हुआ है। अब ये जो चीज़ कहलाती है इसके बारे में भी करके देखेंगे। मैंने कहा सर पहला वाला जो न्यूक्लियस है, ये पहला वाला न्यूक्लियस कहलाता है मेरे पास कौन सा न्यूक्लियस? पेरेंट न्यूक्लियस। आप बोलेंगे हाँ सर ये पहला वाला पेरेंट कहलाता था। दूसरा वाला क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे सर ये दूसरा वाला कहलाता है डॉटर न्यूक्लियस। हाँ सर दूसरा वाला जो डॉटर कहलाता था ये कहलाएगा मेरे पास क्या? बीटा इलेक्ट्रॉन। बीटा इलेक्ट्रॉन इसलिए कहला रहा है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है।
क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये कहला रहा है मेरे पास क्या, बीटा इलेक्ट्रॉन। और एक एनर्जी पार्टिकल भी देता है जिसको आप बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसको सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास कोई डेप्थ में स्टडी नहीं है इस वक्त, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये एक एनर्जी पार्टिकल इमिट करेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ओके, अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं बेटा, बीटा इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन। सिंपल से अल्फाज हैं, जल्दी से अल्फाज पढ़ लीजिए ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ओके, अल्फाज लिखे हुए, अल्फाज क्या लिखे हुए, व्हेन बीटा इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, जब भी बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, उसका जो चार्ज नंबर आपको नजर आ रहा है, ये चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय 1, यानी चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। आप देख लो ना, पहले ये कार्बन 6 था, ये देखो पहले कार्बन 6 था, बाद में नाइट्रोजन 7 हो गया, तो चार्ज नंबर में इंक्रीज हुआ 1 का, जबकि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखो ऊपर मास नंबर पहले भी 14, मास नंबर बाद में भी 14, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने लिख के दिखाया कि भाई चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन अनचेंज, और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बीटा इलेक्ट्रॉन। फिर दोबारा पेपर के लिए आपको सिर्फ ये पैराग्राफ याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम आप याद करोगे, जबकि नीचे वाली डायग्राम आपको ना पेपर में बनानी है ना आपको नोट्स में बनी हुई है। बेटा आप तमाम लोग, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को बीटा इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। बीटा इलेक्ट्रॉन की बात देखने के बाद आगे बढ़ेंगे, बीटा इलेक्ट्रॉन की बात देखने के बाद आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बीटा इलेक्ट्रॉन के बाद जरा देखिएगा अब क्या हुआ, ये है मेरे पास न्यूट्रॉन, ये है मेरे पास प्रोटॉन, कलर को शो कर रहा है, ये मेरे पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका नाम रखा है कि मेरे पास है C610, ये आइसोटोप कहलाता है। ये जो चीज़ है ना, ये आइसोटोप, जैसे कार्बन असल में जो होता है वो C612 होता है। एक आइसोटोप मैंने अभी पहले पढ़ाया था, वो था मेरे पास C614, अभी अभी मैं पढ़ा कर आया, जबकि दूसरा आइसोटोप है मेरे पास C6 और 10, ये दूसरा आइसोटोप नजर आ रहा है। तो ये आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोटोप पढ़ा ना कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको आप आइसोटोप बोलते हैं। अब इसकी इक्वेशन भी देखते हैं बेटा, इसी इक्वेशन में क्या हुआ, ये भी अनस्टेबल था, अनस्टेबल से ये स्टेबल होगा, स्टेबल होने के लिए जरा फर्क देखिएगा, फर्क क्या नजर आ रहा है आपको, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, मुझे बताइएगा। सर यहाँ पे ये फर्क नजर आ रहा है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ किस में, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। भाई यही है ना, पिछली वाली इक्वेशन भी मैं आपको दिखाऊं, पिछली वाली इक्वेशन में इसका उल्टा था, वहां क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। पिछली वाली इक्वेशन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था, तो आप उसने आपको इमिट किया था बीटा इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आ गई ना आपको मेरी बात, फिर अच्छे से और आप याद भी कर सकोगे। क्या बात बता रहा मैं आपको, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में तो आपको मिला बीटा इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे उल्टा काम हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में नहीं हुआ, बल्कि उल्टा काम क्या हुआ, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ किसमें, न्यूट्रॉन में। कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक नई चीज इमिट करेगा, और आज के बाद से ये कहलाएगा बीटा पॉजिट्रॉन। नई बात है आपके लिए बेटा, कभी भी प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो वो एक नई चीज इमिट करेगा, जिसको आप आज के बाद से क्या बोलेंगे, इसको आज के बाद से आप बोल देंगे बीटा पॉजिट्रॉन। ये आ जाएगा मेरे पास बीटा पॉजिट्रॉन, और इस पे चार्ज हो जाएगा मेरे पास कैसा, पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज होती है, जो बीटा इलेक्ट्रॉन है वही बीटा पॉजिट्रॉन होता है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो बीटा इलेक्ट्रॉन होता है वही बीटा पॉजिट्रॉन है, सिर्फ चार्ज का फर्क होता है। चार्ज का फर्क कैसे, कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होगा मेरे पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बाकी कोई फर्क नहीं है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई बीटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बीटा पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब आप देखो मेरी बात का अगर आप जवाब दोगे कि आप बोलेंगे सर ये था मेरे पास C6 और ऊपर लिखा हुआ था 10। अब आप देखो आपका एक प्रोटॉन टूट गया, भाई इक्वेशन में देखिए यही नजर आ रहा है ना कि एक प्रोटॉन ब्रेक हो गया, और प्रोटॉन ब्रेक होने का मतलब प्रोटॉन कम हो गया। अब प्रोटॉन कम हुआ, अब देखो नीचे पहले लिखा हुआ था 6,
बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 5, क्योंकि प्रोटॉन ब्रेक हो गया और प्रोटॉन ब्रेक होने का मतलब प्रोटॉन कम हो गया। और जो नीचे वाला नंबर है, ये नीचे वाला नंबर किसको शो करता है, नीचे वाला नंबर शो करता है किसको, प्रोटॉन को शो करता है। अब इसकी इक्वेशन भी बेटा मैं आपको बना के दिखा दूँ, बस लास्ट मुश्किल बात है, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बीटा पार्टिकल की इक्वेशन ज़रा देखिएगा। देखो पहले यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था नीचे क्या 6 लिखा हुआ था, बाद में ये नंबर 6 के बजाय क्या हो गया 5 हो गया, तो एक नंबर में कमी हुई ना, और कमी होने का मतलब चार्ज नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आप बोलेंगे हाँ सर चार्ज नंबर डिक्रीज हो गया। अब इसके नाम रखते थे जल्दी से कि भाई पहला वाला कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस, दूसरा वाला कहलाता है डॉटर न्यूक्लियस, तीसरा वाला कहलाएगा बीटा। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ये पॉजिट्रॉन है, बीटा पॉजिट्रॉन। और लास्ट वाला कहलाता है न्यूट्रिनो, उसका अपोजिट है। याद है वहाँ पे ये न्यूट्रिनो नहीं था बल्कि वहाँ पे था वो एंटी न्यूट्रिनो था, और यहाँ जो चीज़ इमिट कर रहा है वो क्या इमिट कर रहा है, न्यूट्रिनो इमिट कर रहा है। और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन अल्फाज पढ़ लीजिए, अल्फाज क्या है, अल्फाज आ गए। व्हेन बीटा पॉजिट्रॉन इज इमिटेड, जब भी बीटा बीटा पॉजिट्रॉन इमिट होगा इट्स चार्ज नंबर, जब देख लो चार्ज नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, जबकि मास नंबर क्या रहता है, अनचेंज रहता है। और इक्वेशन आ गई। फिर दोबारा पेपर के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात याद करनी पड़ेगी, बाकी आपको नीचे वाली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल में भी दो हो गए, एक है मेरे पास बीटा इलेक्ट्रॉन, एक है मेरे पास बीटा पॉजिट्रॉन। लास्ट है मेरे पास गामा रेज। गामा रेज बड़ी मासूम सी है, जरा इसको पढ़ लीजिए। गामा रेज में क्या होता है मैं आपको बताऊं बेटा, गामा रेज में जो है न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता, गामा रेज के लिए न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता, यानी ना न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ना प्रोटॉन कन्वर्ट होता है, ना न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। गामा रेज में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस की एक्साइटेशन की वजह से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस की एक्साइटेशन की वजह से गामा रेज प्रोड्यूस होती है। तो अल्फाज पढ़ लीजिए, बड़े सिंपल से अल्फाज लिखे हुए। व्हेन ए न्यूक्लियस इज एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो एक्साइट होता है विदाउट ब्रेकिंग, यानी न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता। इस चीज को देन आगे बोल रहा है आपके, देन न्यूक्लियस कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक्साइटेशन के बाद जब वो वापसी आता है तो कुछ रेडिएशन इमिट करता है, कुछ एनर्जी इमिट करता है, जिस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, गामा रे। इसीलिए आप इक्वेशन में देख लो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ, जो पहले है वही आपके पास क्या है, बाद में भी है। तो ये सिंपल सी बात हो गई अब गामा रेज के लिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, नई नई बातें आपको सीखने को मिली, और आज का लेक्चर था भी थोड़ा लेंथी। तो लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, आपको लेक्चर में कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और लेक्चर को आप पीछे लेक्चर, क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ हुआ लेक्चर है, तो आप इसको लेक्चर को पीछे करके भी देख सकते हैं कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई थी, ये बात हम दोबारा देखना चाह रहे थे, तो आप बात दोबारा से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी।